Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our प्लेटफॉर्म दैट इज एग्जाम हट। और जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस बार हम अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो आपके सामने है एमसीक्यू सेशन। अल्टरनेटिंग करंट का जो एमसीक्यू सेशन है बेसिकली फॉर एयरफोर्स एंड एनडीए। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि हम सेशन को एंजॉय कर सके पूरा। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर हम जो है टाइम टू टाइम दे सकें। तो डियर स्टूडेंट, चलो चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है और क्वेश्चन जो है आप सबको पता चल रहा है। क्वेश्चन क्या है? द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो दैट। क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा अल्टरनेटिंग करंट को डिटेल में करवाया था, तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और उसमें वो सारे फंडे भी क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको समझाए थे। तो ट्रांसफॉर्मर कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? सो एज टू रिड्यूस द एडी करंट। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कुछ है। ये जो ऑप्शन आपको सी नजर आ रहा है, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी रिड्यूस्ड। एडी करंट से जो लॉसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने लैमिनेटेड कोर यूज की है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके लेवल के भी हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का रेशियो क्या रहता है? देखिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की हम जब बात करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो के जो जनरली क्या होता है, E2 डिवाइडेड बाई E1 और इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाई N1 या इक्वल्स टू I1 डिवाइड बाई I2। हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K शुड बी ग्रेटर देन 1 या लिख सकते हैं N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे, यानी वो ट्रांसफॉर्मर जिसका ये कह सकते हैं कि वोल्टेज को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और करंट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, यस, क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ग्रेटर देन 1। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। डियर स्टूडेंट, साथ साथ में सेशन को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए ट्रांसफॉर्मर 220 AC voltage is increased to 2200 volts if the number of turns in the secondary are 2000 then the number of turns in primary will be। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है अभी आपको बता देते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने अभी अभी आपके सामने ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला लिखा था। E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई N1। जहां पे मैंने 2 लिखा वो सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां 1 लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी कॉइल को। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कह रहा है इन ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट AC वोल्टेज इज इंक्रीज टू, ये मतलब फाइनल ये हो जाती है। E2 कितना है? 2200 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल्स टू, अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 2000 और हमें निकालने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, फॉर्मूला सामने है। ठीक है, और ये जा रहा है हमारा। ठीक है, और N1 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 200 डिवाइड बाय 11। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी विल बी। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने होंगे? ये बन रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा है, फिर भी दोबारा से देखिए कहीं पे कुछ, अरे सॉरी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉरी, यहां पे गलती कर रखी हमने, थोड़ी मिस्टेक की है काटने में। ये देखिए, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? यहां पे 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 बचना चाहिए। ठीक है, 10 से, और
10 डिवाइड बाई ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा 20। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विल बी 20। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फॉर्मूला वही है जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो का था। ठीक है जी, हाँ सचिन, बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइड करने में मिस्टेक थी, बिल्कुल सही बात आपकी, वो ठीक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर को हमने बनाया है 220 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, 11 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी सेकेंडरी के ईएमएफ ये हो जाएगा, प्राइमरी में ये है, और द प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। प्राइमरी में जो करंट है वो 5 एम्पियर है, और सेकेंडरी में जो करंट है वो दे रखा है 90 एम्पियर। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी तो कोई बता सकता है? वेरी गुड, जो बच्चा जुड़ा हुआ है आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। यस, हाँ मैं देख सकता हूं। सुरेश सर आएंगे थोड़ी देर में, ऑनलाइन आएंगे मेरे लेक्चर के बाद, सुरेश सर ही ऑनलाइन आएंगे। यस, देखिए ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आउटपुट पावर, देखिए एफिशिएंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर विच इज इक्वल्स टू, देखो आउटपुट पावर में क्या क्या है, E2 I2। ठीक है, P इज इक्वल्स टू VI आपने पढ़ा है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहां पे आ जाएगा E1 इंटू I1, और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। वैल्यूज है पुट कीजिए, E2 I2, E2 है 11 इंटू I2 है हमारे पास में 90 डिवाइड बाई E1 है 220 इंटू 5 और इंटू 100। सोल्व कीजिए, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है हमारा, और ये चला गया 50 पे, और इसको काट दिया आपने 10 पे। तो बेसिकली 90% जो है एफिशिएंसी आ रही है, और 90% के लिए डी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। यस, गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग। हाँ, हर रोज जुड़ा करो ऋतिक, बहुत लेट हो जाते हो। ठीक है, डेली रूटीन में आपका जो सेशन चल रहा है मैथ इंग्लिश, पहले सबसे पहले इंग्लिश लगता है हमारा यहाँ, उसके जस्ट बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। यार तुम सारे के सारे शेर हो, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं फिर देश की सेवा भी करेंगे, ड्रेस कोड में होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी जो मेहनत है वही रंग लेके आएगी। ठीक है, कनेक्ट हुआ करो, जुड़ा करो हमसे, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमें भी लगे कि हमें कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आकर के खाली प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। वेरी गुड सचिन, डी आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका सचिन, डी ऑप्शन आएगा, और डी ऑप्शन आपके सामने है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, शाबाश। हाँ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वेरी गुड, इस तरीके से मजा आता है ना काम करने का, वेरी गुड। नेट स्लो, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। यस, देखिए वी कैन रिड्यूस एडी करंट इन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कोर में एडी करंट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, क्या क्या मेथड है एडी करंट को रिड्यूस करने के? वेरी गुड, हाँ ऐसे मजा आता है ना जब साथ साथ में जवाब मिलता है। यस, ए ऑप्शन दिया आपने, सचिन ने ए ऑप्शन दिया है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर, तो बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का जो है बी ऑप्शन जाएगा। क्यों जाएगा, देखो याद करो, एडी करंट्स क्या होता है, जो बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो हम क्या करते हैं, उस लैमिनेट, उस शीट को क्या करते हैं, या बल्क पीस को क्या करते हैं, स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग चढ़ा देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं उसको, तो बाय लैमिनेटेड कोर। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि एडी करंट को रिड्यूस किया जाता है। वेरी गुड, हाँ नेक्स्ट ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ए स्टेप ट्रांसफॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्मर रेशियो 3:2। ट्रांसफॉर्मर रेशियो के जो है वो कितना दे रखा है, 3:2 या 3/2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी E2 में वोल्टेज कितनी होगी,
अगर प्राइमरी में वोल्टेज कितनी है 30 वोल्ट, वेरी गुड, इसको ट्राई कीजिए, वेरी गुड, मजा आएगा। अब आप लोगों के साथ मजा आएगा, ठीक है, जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ोगे तब मजा आता है। लगाइए, शाबाश। इसमें देखो ट्रांसफॉर्मर रेशियो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, के इज इक्वल्स टू क्या होता है, E2 डिवाइड बाई E1, और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कंपेयर करोगे तो E2 N2 डिवाइड बाई N1, ठीक है। N2 डिवाइड बाई N1, करंट के साथ करेंगे तो I1 डिवाइड बाई I2। लगाइए, शाबाश। अब क्या आना चाहिए ऑप्शन, ये है, सामने है, देखो ये चीज, ये लगाओ, ये फॉर्मूला लग रहा है। के की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2 और E2 हमारे पास में नहीं है, E2 निकालना है, और E1 दे रखा है 30, ठीक है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 15 पे जा रहा है, तो E2 यहां से आ जाएगा 45 वोल्ट, 45 वोल्ट, यस, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात सचिन, बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई, वाह, मजा आ गया, क्या बात। क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रांसफॉर्मर में क्या रहती है, सेम रहती है। क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दी अबो। तो जिन्होंने लेक्चर मेरा कल देखा था उसमें तो वो तुरंत बता देगा। ट्रांसफॉर्मर में मैंने दो चीज बताई थी जो कांस्टेंट रहती है, उनमें से इनमें एक दे रखी है, और वो क्या है, क्या बात, यस यस, वेरी गुड, लगाओ लगाओ, ट्राई लगाओ, वेरी गुड सचिन, आई होप कि आप इसका आंसर दे सकोगे। चलो मैं बता देता हूं, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कांस्टेंट रहता है, अनचेंज रहता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहती है। वोल्टेज और करंट आप सबको पता है चेंज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये है फंडा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाइए। सी ऑप्शन नहीं था, हाँ बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें लगाइए, क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन। V हमें दे रखा है कुछ ऐसे इक्वेशन में, और I हमें दे रखा है ये इक्वेशन, मिली एम्पियर में, ये वोल्ट्स में है। द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज, पावर डेसिपेशन निकालना है, तो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू IV EV cos ऑफ फाई। फाई क्या था, फेज डिफरेंस, वो डिपेंड करता है कि आपने सर्किट कौन सा चूज किया है। यहां पे देखिए फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज में और करंट में कितना है, वही फेज डिफरेंस यहां यूज करना है हमें। तो आप देख रहे हो 100t है, यहां पे भी 100t है, प्लस π/3, तो फेज जो है साइन फंक्शन है, यहां पे भी साइन फंक्शन है, तो फेज में डिफरेंस कितना है, π/3 का। और हमें IV लिखना है, IV क्या होता है, I0 डिवाइड बाई 2, और इसको लिखूंगा E0 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई √2 cos फाई। cos फाई की वैल्यू है π/3, तो लगाओ भाई कितना हो गया, I0 और E0 आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है। सर कोई भी थिंग आइडियल नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है, आपकी आइडियल नहीं हो सकती, बट फिजिक्स में आपको पता है बहुत सारी जगह पे हम आइडियल केस लेके चलते हैं। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है, आइडियल गैस का कंसेप्ट भी इक्वल्स टू एनआरटी पे टिकी हुई है सारी थ्योरी, लेकिन हमें पता है कि आइडियली ऐसी गैस होती भी तो नहीं, ठीक है। यहां देखिए P इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला I0 कितना है हमारे पास में 100 डिवाइड बाई √2 इंटू E0 हमारे पास ये देखो ये है, जिसको हम बोलेंगे ये भी 100 डिवाइड बाई √2 cos π/3 कितना होता है, π/3 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, फिर कोई बताएगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ लगा दो फिर यहां पे सीधे सीधे, कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, ये 2 बनेगा,
और ये 24, यानी इसको मैंने कह दिया 50 और 50 से ये 25 पे कैंसिल हुआ, ठीक है। लेकिन करंट कितना था, मिली एम्पेयर में था, ये करंट मिली एम्पेयर में है, तो इसको आप 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान रखिए। तो 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा 2.5 वाट, 2.5 वाट। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, शाबाश, वाह भाई वाह शेरो, मजा आ गया, मजा आ गया। ये लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस, वेरी गुड, ऐसे ही तो मजा आएगा। 2.5 बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया आपने। हाँ, टाइम दे रहा हूं कैलकुलेशन करने का, इसीलिए स्लो कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन कर सको। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, क्यों, ये कल पढ़ाया था, डीसी एमीटर से हम एवरेज जो है करंट मेजर करते हैं। आपको पता है फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितना होगा, एक क्रस्ट बनेगा, एक ट्रफ बनेगा, तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा, बताइए जरा, शाबाश। डी ऑप्शन, एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी। क्यों नहीं करेंगे, देखो एक ऑप्शन दे रखा है, एसी कैन नॉट पास थ्रू डीसी, गलत। एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0, ये है इसका ऑप्शन, ठीक है। एसी डायरेक्शन चेंज करता है, ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपको जब हम एवरेज करंट सिखाते हैं, मीन करंट निकालना सिखाते हैं, तो मीन करंट क्या होता है, 2/πI0 होता है, या हम इसको लिखते हैं 0.637 I0, ये लिखते हैं, ये क्रस्ट के लिए है। इसी चीज को हम ट्रफ के लिए निकालेंगे तो ये माइनस का 0.637 I0 हो जाएगा। एवरेज लेंगे तो इस करंट को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एवरेज यही होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू सेम, तो कितना हो जाएगा, 0। तो एवरेज करंट जो है, डीसी एमीटर एवरेज करंट को मेजर करेगा फुल साइकिल के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। लेकिन डीसी करंट में एवरेज करंट, मीन करंट, वर्चुअल करंट, सब करंट एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। इसीलिए हाँ, तो फिर यूज कौन सा करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पे है, ठीक है, ये याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 कॉन्जुगेटिव क्रस्ट का एवरेज करंट 0 होता है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात आपकी, क्रस्ट और कंजुगेटिव, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। हाँ, देखिए, इफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस करंट हमें ये दे रखा है एम्पियर्स में, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू, आई वर्चुअल वैल्यू, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं आई इफेक्टिव वैल्यू। कितना होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था I0 डिवाइड बाय √2। तो लगाओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चीज है, इसमें से कैसे निकालेंगे, वो निकालिए, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। बी ऑप्शन जा रहा है, देखते हैं। I0 हमें दिखाई दे रहा है 4 है, तो 4 डिवाइड बाय √2, या इसको हमने मल्टीप्लाई किया √2 से, डिवाइड किया √2 से, इससे ये 2 पे कैंसिल, वैल्यू आ गई 2 √2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन जा रहा है, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही तो मजा आता है क्वेश्चन करने का, जब साथ साथ में कोई जवाब दे रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही रैशनलाइज किया हमने। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेन इज, पीक वैल्यू पूछा है, ठीक है, पीक वैल्यू का मतलब E0 हमसे पूछा है, और गिवन क्या है, इसका मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ दे रखा होगा 220 वोल्ट। तो डायरेक्ट है, ये तो मुझे सीधा सा लग रहा है, इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, EV इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय √2, ये फॉर्मूला लगा देंगे, और E0 की वैल्यू हमें निकालनी है यहां से। तो E0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू EV, यस। तो ये कितना हो जाएगा, इसको √2 इंटू हम लिखेंगे आई वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो 220 है, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना ये लगभग 311 वोल्ट होती है, ठीक है, ये याद भी रखना।
इसीलिए एसी जो है डेंजरस होती है, क्योंकि उसकी वोल्टेज जो है पीक वैल्यू 220 वोल्ट डीसी हो, 220 वोल्ट एसी हो, तो एसी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पीक वैल्यू वो 311 वोल्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी चला जाएगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन, शाबाश। नेक्स्ट है, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट आर, ये हमें दे रखा है ईएमएफ और करंट की इक्वेशन दे रखी है। ये वोल्ट की इक्वेशन है, ईएमएफ की इक्वेशन है ये, और ये करंट की इक्वेशन है। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वाट, तो एवरेज पावर निकालना है, फॉर्मूला सबको पता है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बताया था? P इज इक्वल टू IV EV इंटू कोस ऑफ फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहां पे देखिए ओमेगा टी है, 314T, यहां पे भी 314T है, लेकिन पाई बाय 2 यहां फेज डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको I नॉट डिवाइड बाई √2, और इसको लिखेंगे E नॉट डिवाइड बाई √2 और इंटू कोस ऑफ पाई बाय 3। तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। क्या बस यहां पे देखो, यहां I नोट होता है हमारा, इस जगह पे I नोट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो 1 है एक्चुअल में। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाइड है। 50 जा रहा है, देखते हैं 50 जा रहा है क्या। चलो, अब हमने क्या किया, I नोट लिखा, I नोट की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई √2, और E नोट हमारा 200 है, डिवाइड बाई √2 कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होगी 1/2। इससे ये 100 पे कैंसिल, इसको काट दो 50 पे कैंसिल। वेरी गुड, 50 बिल्कुल सही आंसर है। 50 वाट एवरेज पावर जो है इतनी आ गई। क्या बात भाई, वेरी गुड। हाँ, सचिन के लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए, शाबाश। जो बच्चे देख रहे हैं भाई, थोड़ा सबक लो। यस, देखिए, इन एन एसी सर्किट द करंट इज गिवन बाय, अब करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, देन द पावर कंजप्शन, सेम क्वेश्चन है। अब एक चीज ये देख सकते हैं, कोई इसको देख करके सर्किट बता सकता है? ये तो क्वेश्चन तो निकाल दोगे आप, क्वेश्चन निकाल दोगे, लेकिन मुझे कोई ये बता सकता है ये सर्किट कौन सा है? एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर है, या आरएलसी सर्किट है? कौन सा सर्किट है, कोई बताएगा? जवाब दीजिए, शाबाश। पावर VI होता है, यस बताइए। इसमें पावर कंजप्शन हम कैसे निकालेंगे? देखो, साइन फंक्शन है, यहां पे भी साइन फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। फेज डिफरेंस यहां देखो 100T है, यहां पे एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, 100T है, यहां 100T, लेकिन माइनस पाई बाय 2 है। करंट पाई बाय 2 फेज पीछे चल रहा है, करंट पाई बाय 2 फेज पीछे है, किससे? ईएमएफ से। तो ऐसा कौन से सर्किट में पढ़ा था हमने? एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर के केस में करंट जो है पाई बाय 2 से लैगिंग बिहाइंड होता है। तो यहां पे अभी आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, IV EV इंटू कोस ऑफ फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस कितना जा रहा है? पाई बाय 2। तो ज्यादा इनकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, कोस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। सो पावर कितना आ जाएगा? 0 ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में हमें पता है एवरेज पावर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको करिए। द एवरेज पावर कंजप्शन इन दिस सर्किट, ये सर्किट कौन सा है? सर्किट को देख करके अंदाजा लगाइए। यहां पे देखो साइन है, यहां कोस फंक्शन है, इसको साइन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आप सर्किट बता सकोगे। पावर तो निकाल लेंगे, पावर निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू 20, कोस को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ, प्लस का है कोस यहां पे, तो हम इसको कैसे लिखें? साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आएगी वो कोस ओमेगा टी आएगी। या इसी को हम लिख सकते हैं 20 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये लगा सकते हैं। तो ये चीज यहां पे साइन फंक्शन, इसमें भी साइन फंक्शन, फेज डिफरेंस यहां पे भी कितना आ रहा है? पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या जाएगा? एवरेज पावर कंजप्शन 0, क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 2 है, कोस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। वाह भाई वाह, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई वाह, धुम्मे खा दिए थे हमने तो सचिन, शाबाश, मजा आ गया।
एक ही लड़का मिल जाए कोई बात नहीं, सारे देख रहे हैं ना देख रहे हैं मैटर नहीं करता, जब एक बच्चा भी हमें मिल जाए ऐसा तो वही बात है, मजा आ जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। an alternating voltage is represented by E is equals to 20 sin 300t. The average value of voltage over one cycle will be, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर वन साइकिल बोला है। एवरेज वैल्यू देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मैंने कहा था, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जिसको हम एवरेज बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं, 2/πI0 बोला था। इसी तरीके से ईएमएफ एवरेज जो है वो कैसे लिखेंगे, 2/π इंटू पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए निकाला था, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। यहां इसने पूछा है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए जरा, शाबाश, वेरी गुड, जवाब दो, जवाब दीजिए, वेरी गुड। क्या जाना चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए, बहुत अच्छी बात है। देखो फुल साइकिल के लिए ये क्रस्ट भी आएगा, उसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम वैल्यू माइनस में आएगी तो 0 होगा। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, शाबाश। The average power dissipated in pure inductor of inductance L when an AC current is passed through it. एवरेज पावर पूछा है, तो ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। एवरेज पावर डेसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के केस में एवरेज पावर बताने की जरूरत ही नहीं है, कितना होगा, 0 होगा। पूछ ले क्यों होगा, तो हमें पता है क्योंकि यहां पे जो करंट है और ईएमएफ है, ठीक है, जो करंट है और ईएमएफ उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2। और एवरेज पावर हमने जो पढ़ी थी वो कितनी होती है, एवरेज पावर वो हमने पढ़ा था IV EV इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है, और फाई की वैल्यू π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये बिल्कुल सेम सा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये लगाइए, शाबाश। ये क्वेश्चन पढ़िए। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी F is flowing in a circuit containing a resistor R and a choke coil L, यानी एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमने F दे रखी है। द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज, इंपेडेंस का फॉर्मूला बता देता हूं, तब तक आप ऑप्शन लगाइए क्या होना चाहिए। इंपेडेंस का फॉर्मूला था R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था किसके लिए, इंपेडेंस के लिए। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, डी ऑप्शन जा रहा है, देखो जरा करके, डी ऑप्शन जा रहा है क्या, बिल्कुल। देखिए XC क्या होगा, 0, क्योंकि इंडक्टर सर्किट है। तो R² प्लस XL को लिख सकते हैं ओमेगा L, इसका कंप्लीट का स्क्वायर, ये होगा Z, या लिख सकते हैं R² प्लस XL, यानी ओमेगा L की स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये टर्म क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर L², और ओमेगा स्क्वायर यानी 4π² फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, क्योंकि 2π न्यू होता है ओमेगा, 2πf कह सकते हैं, L², और इसी का अंडर रूट। ये ऑप्शन बन रहा है, और ये ऑप्शन हमें कहां नजर आ रहा है, R² प्लस 4π² F² L², तो ये बी ऑप्शन जाएगा, ये क्या जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक होने से गड़बड़ हो जाती है। हाँ अच्छा, पहले वाले का था, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यस, देखिए 17th क्वेश्चन का बी ऑप्शन जा रहा है, बिल्कुल सही, बी आएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यस, देखिए इस क्वेश्चन को और करो, शाबाश, इस क्वेश्चन को और कीजिए। पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ सर्किट बिकम मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कह रहा है पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब हो सकता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है, जिसमें Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, इंपेडेंस की वैल्यू R के बराबर हो जाती है, जिस केस में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट सर्किट की 1/2π अंडर रूट LC हो जाती है,
और ये कब होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो इसी से निकल रहा है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, कोशिश करो क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, ऑप्शन जब आप बताते हो क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिए, ठीक है। कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, परफेक्ट इंसुलेटर किसके लिए होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। हाँ, उम्मीद करूंगा जो जो बच्चे लाइव हैं हमारे साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिए सेशन को, क्योंकि आप शेयर करोगे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे और आप में भी हमें कंपटीशन देखना, चहल पहल होती रहनी चाहिए, ठीक है। आप लगोगे कंपटीशन में और बच्चे भी आंसर देंगे, मजा वहां आएगा, ठीक है। और आपके वेट में बैठे हुए मैथ सर, ठीक है, मैथ वाले सर भी जो है वेट कर रहे हैं आपका, नेक्स्ट सेशन उन्हीं का है। ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, किसके लिए होगा? देखिए फॉर एग्जांपल हम डीसी की बात करें तो डीसी में फ्रीक्वेंसी हमने कितना पढ़ा है, 0 होता है, और एक्सी हम अगर बात करें तो 1 अपॉन में ओमेगा सी या 1 अपॉन में 2 पाई न्यू सी हो गया। फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब परफेक्टली इंसुलेटर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से, किसके लिए, डीसी के लिए, किसके लिए, डीसी के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ भाई सुरेश सर सुन रहे होंगे और वो देख रहे हैं आपके कमेंट, ठीक है, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, साथ साथ में स्माइल दे रहे हैं सर। बिल्कुल, अरे यही चीज तो है यार, जब कोई फैन होता तो ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। कोई किसी का पंखा बनता है ऐसे ही नहीं बनता, कोई ना कोई तो बात होती है। क्या बात, अरे हमारे सुरेश सर जो है रॉकेट है हमारे। यस, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट or in AC circuit containing inductance only the current, क्वेश्चन क्या है, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, सिर्फ इंडक्टर लगा हो, प्योर इंडक्टर, ठीक है, और ये यहां पे एसी सोर्स आपने लगा रखा है, प्योर इंडक्टर सर्किट है, कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली द करंट क्या होगा, लीड करेगा, लैगिंग बिहाइंड होगा, ये मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इंडक्टर के केस में हमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज आगे होती है और करंट पीछे होती है, ठीक है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से कितना आगे होती है, π/2 फेज से, या कह सकते हैं 90 डिग्री से, ठीक है। लीड्स द ईएमएफ, करंट कह रहा है द करंट लीड्स द ईएमएफ, गलत, करंट तो लीड नहीं करता, लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सचिन, शाबाश, वेरी गुड। ये देखिए द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना होगा, ये उम्मीद करूंगा सचिन इसका जवाब आप दोगे, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कंसेप्ट, पंडे जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आपके कंसेप्ट है सिर्फ उनको बूस्टअप करने के लिए, टफ क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं। टफ क्वेश्चन जब लेके आए तो बहुत सारे बच्चों की जो है हमें कमेंट्स मिला कि सर सिर्फ लेवल लो रखो, नीट लेवल या उस लेवल पे मत जाइए। पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट कितना होगा, वेरी गुड, बताइए, शाबाश। सी ऑप्शन एलसीआर सर्किट है। चलो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है, औरों को भी समझ में भी आना चाहिए क्यों। देखिए पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट में बेसिकली पावर हम कैसे लिखते हैं, आई वी ई वी कोस ऑफ पाई, यही लिखेंगे। और पाई की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, कोस पाई हमारा जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। कोस पाई क्या होता है, पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर होता है कोस पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ी होगी, ये Z होता है, ये R होता है, ठीक है, यहां होता है XL माइनस XC, ये फाई, तो यहां से कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, R/Z होती है। यहां से ये चीज समझिए, यहां से ये चीज समझिए, पावर फैक्टर पूछा है उसने, सिर्फ पावर फैक्टर, सिर्फ पावर फैक्टर। हाँ कोस पाई बिल्कुल सही है आपका, और आपने सी ऑप्शन दिया है, तो देखो
सी ऑप्शन जा रहा है या नहीं? जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस पे जेड की वैल्यू कितनी होती है? एक्सएल इज इक्वल्स टू, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल्स टू होता है एक्सी। तो जेड में आपको पता है एक्सएल माइनस एक्सी होता है, वो हो गया 0, आर स्क्वायर रह गया, यानी आर स्क्वायर का अंडर रूट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर। तो आर डिवाइड बाय आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सही। हाँ, साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश। यही तो मजा है। ठीक है, छोटे छोटे जो आपकी मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक यहां होने दो, वहां पेपर में नहीं करना है। ये मिस्टेक यहां होने दो, ताकि हमें शर्म आ रही है तो आपस में आ रही है। वहां हमारे पर्दे उघड़े, उससे बढ़िया यहां शर्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 में होगी। ठीक है, अरे बहुत सारे वेट कर रहे हैं हमारा कि कब इनका एग्जाम हो और कब ये फेल हो, ये वेट कर रहे हैं ताकि वो जश्न में लड्डू बांटे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें उनको खुश नहीं होने देना है। हमारे परिवार वाले जो बैठे हैं, जो हमारा वेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रिजल्ट का वेट करेंगे, वो मिठाई बांटे, वो दिन चाहिए हमें। यस, क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। शाबाश मोहित जैन सर, मंसूरी चलना फाइनल है क्या? अच्छा चलेंगे चलेंगे, मंसूरी भी चलेंगे। द फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज ए रिएक्टेंस ऑफ, देखो अब क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी फॉर विच 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज ए रिएक्टेंस ऑफ, रिएक्टेंस दे रखा है 1/1000 ओम। कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। मोहित सर, आई थिंक सुरेश सर से आपकी बात हुई होगी। मोहित जैन कौन है, सर है या स्टूडेंट, आई डोंट नो। बट मसूरी का हमारा प्लान बना था, बट उसको अभी वो क्या कहते हैं, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कह नहीं सकते क्या होगा। इस पे क्या ऑप्शन आना चाहिए? शाबाश। देखिए, फ्रीक्वेंसी पूछा है और कैपेसिटर है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस हमने एक्सी इज इक्वल टू पढ़ा है 1/ω/c, या फिर लिख सकते हैं 1/2π/ν/c। सारी चीज गिवन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटर दे रखा है, रिएक्टेंस की वैल्यू 1/1000 इज इक्वल टू 1/2π, आई रख लिया हमने। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा भाई, जरा बताना, कैलकुलेट कर लोगे? ये आ जाएगा 10⁻⁻6 है, इसको मैंने लिख दिया भाई, ये 6 0 और ये भाई 3 0 हमारी, गलत जा रहा है, मिस्टेक तो नहीं होगी है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की हमने? हाँ देखिए, दोबारा से लगाइए, यही फॉर्मूला था हमारा, XC इज इक्वल्स टू 1/2π/ν/c। ए जा रहा है, थैंक यू। हाँ, ए जा रहा है, देखते हैं ए कैसे जा रहा है भाई। यहां से फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 100 या 1000 डिवाइड बाय 2π मेगाहर्ट्ज बना रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेगाहर्ट्ज ठीक है। ये 10⁶ जो है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 5 × 2 कितना हो गया? 10, 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 100 डिवाइड बाय पाई, और 10⁶ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं मेरे ख्याल से? मेगाहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और ए ऑप्शन। साक्षी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड भाई, इसका ए जा रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, मजा आ रहा है यार, 2-4 बच्चे पढ़ने वाले आ जाए ना तो मजा आ जाता है, शाबाश। सेशन लेने में मुझे जो है, देखो इस टाइम पे हम थक जाते हैं, लेकिन है ना 2-4 बच्चे अच्छे आ जाएं सेशन में, लाइव सेशन के अंदर, तो दम जो है पूरा, जो हमें लग रहा था कि थक गए हैं, वो एनर्जी दोबारा से गेन हो जाते, बूस्टअप हो जाते हैं हम भी। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, देखते हैं। सबसे पहले, the phase difference between current and voltage for LCR circuit in series combination at resonance। yes, लगाइए, शाबाश। ओहो सॉरी, डिफेंस एकेडमी, थैंक यू सो मच।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार देने के लिए। और भाई देखो, एक्चुअल में तो ये बताऊं ना, तो लाइव आने में और आपके कमेंट पढ़ने में मजा सा आ जाता है। यहां का मैं माहौल भूल जाता हूं कि एक्चुअल में मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, और आपके जो आंसर मिल रहे हैं, आपके जो कमेंट्स मिल रहे हैं, तो एनर्जी सी आ जाती है। यस, इसका जवाब कौन देगा फटाफट? सबसे पहले कौन जवाब देगा? The phase difference between current and voltage of LCR circuit in series combination at resonance, at resonance, ये जरूर पढ़ लेना, at resonance। किसी का आंसर जीरो, जीरो, सचिन ने जीरो आंसर दिया है। और आई होप कि साक्षी का आंसर भी आएगा। चलो देखते हैं कैसे। रेजोनेंस कंडीशन पे हमने क्या पढ़ा था? एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सी। एक चीज कॉमन सी, एलसीआर सर्किट में, सीरीज रेजोनेंट सर्किट हम जिसको बोल रहे हैं, उसमें एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सी। फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है, और फेज डिफरेंस कहां से निकालें? देखो, आपको पावर फैक्टर पता होगा, कोस फाई पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? आर अपॉन जेड। और मैंने कहा कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो आर जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर अपॉन आर। आर अपॉन आर का मतलब कितना हो गया? 1। कोस फाई की वैल्यू अगर 1 आती है तो हमारा फाई क्या होगा? फाई क्या होगा? पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा। पाई बाय 2 पे हमारा फाई जो है, कोस फाई पाई बाय 2 पे कितना होता है? 0। तो यानी 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री के ऊपर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, मजा आ गया भाई, शाबाश। फंडे क्लियर हैं, यही तो मजा है। पूरा कल जो है मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर कल दिया था, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का ही था। पूरा लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट का हमने कल लेक्चर में फिनिश किया था। इसका जवाब दो, शाबाश फटा। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट इज एफ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है, कितना है? एफ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। कैपेसिटेंस की वैल्यू, सी की वैल्यू इंक्रीज करके क्या कर दिया? 4 टाइम्स कर दिया। देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। यस, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। देखते हैं कौन पहले देता है जवाब। बिल्कुल डायरेक्ट फंडा है, शाबाश, वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज तो मजा ही बहुत आ गया भाई। 1-2 बच्चा जुड़ गया, 1-2 बच्चे ने ही पूरा आग लगा दिया सेशन में। वाह भाई वाह। बताओ भाई, इसका क्या होना चाहिए आंसर? आ जाना चाहिए आंसर। देखो, उसने क्या बोला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहां पे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है हमने 4 टाइम्स किया है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डाल करके जवाब देना है। चलो हिंट दे देता हूं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू अंडर रूट एल सी होता है। या ये कहें कि फ्रीक्वेंसी को आप एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एफ ले लीजिए। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। अब बता सकते हो, अब बता सकते हो, अब बता सकते हो कितना हो जाएगा? तो हमारा नया फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 4c लिख देता हूं मैं। और 4 का क्या बन जाएगा? आप सबको पता है 1/2 हो जाएगा। और बाकी जो टर्म बच गई है वो कितनी है? 1/√c, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? f को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कितना हो जाएगा? f/2, f/2। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। हाँ, फॉर्मूला पकड़ में आने के बाद तो आपकी पूंजड़ी पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है? फिर इधर और इधर, शाबाश, मजा आ गया भाई। फॉर्मूला जो है, एक तो फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं जो भूल जाते हैं कहां क्या लग रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ 8 ओम रजिस्टर एंड 6 ओम रिएक्टेंस आर, देखो 8 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 ओम रिएक्टेंस आर प्रेजेंट इन एसी सीरीज सर्किट, देन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। ये तो बहुत इजी दे दिया भाई,
बहुत इजी, इंपेडेंस निकालनी है, रिएक्टेंस दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखी है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट फिंगर्स पे है। 24 का f/2 बिल्कुल सही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर को कहूंगा कि वो भी जो है कंटिन्यूसली क्लास ले, मैथ्स के भी एमसीक्यू सेशन शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से कर भी रखा होगा। सुरेश सर की शीट में क्वेश्चंस 100 से कम कभी भी नहीं देखे हमने। बिल्कुल भाई, क्या बात, मजा आ जाता है, वो भी सेशन में जब आते हैं ना तो फिर लंबा सेशन चलता है उनके लिए, इसलिए हमने स्पेशल टाइम निकाल रखा है, रात में लगेंगे वो धूम मचाने। इसका आंसर बताइए शाबाश जल्दी से। 25 का आंसर देखो, रिएक्टेंस पूछा है और सॉरी रिएक्टेंस दे रखा है और इंपेडेंस हमसे पूछा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, Z इज इक्वल टू जो भी है रेजिस्टेंस कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस रिएक्टेंस जो भी दे रखी है वो 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे और मेरे ख्याल से ये 64 प्लस 16 और ये हो गया 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10 ओम, तो इसका इंपेडेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। बिल्कुल सही है सचिन, शाबाश, 10 ओम आ गया इसका, वेरी गुड। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है एक्चुअल में जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो जो फॉर्मूलेज हैं उनको रिकैप्चुलेट करने के लिए बनाया है ये सेशन। ठीक है, अब देखिए 26 में इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कौन सा होता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट कौन सा होता है, रेजोनेंट सर्किट कौन सा होता है। तो यहां प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है। द करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज इज इन फेज विद ईएमएफ लीड द ईएमएफ इन फेज, क्या होना चाहिए 26 का बी ऑप्शन कहा जा रहा है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज इन फेज विद ईएमएफ, बिल्कुल सही बात है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में Z की वैल्यू R के बराबर होता है और XL भी 0 और XC भी 0, दोनों ही 0 होते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ईएमएफ भी और करंट भी सेम फेज में होते हैं, बोथ आर इन सेम फेज, देयर इज नो लैगिंग और लीडिंग। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है LCR circuit containing R is equals to 50 ohm, L is equals to 1 millihenry, C is equals to 0.1 microfarad. The impedance of the circuit will be maximum for the frequency. मैक्सिमम कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम होगा ये बताना है हमें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात। माय डियर स्टूडेंट, आपसे उम्मीद करूंगा अगर आपको सेशन समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग में कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि होनी चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की। ठीक है, और ये उम्मीद जरूर करूंगा कि काफी सारे बच्चों को आप और जोड़ो हमारे साथ में। ठीक है, यस, इसका जवाब दीजिए। सुरेश सर से रिक्वेस्ट है कि वो एक्चुअल में मोहित सर आपसे पूछ रहे थे कि कब जो है मनाली का टूर आपने बोला था, मसूरी का, सॉरी, उनको बता दीजिए। आर जो है वो 50 ओम है, एल दे रखा हमें 1 मिली हेनरी और कैपेसिटर की जो वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेराड। तो हमसे पूछ रहा है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, बी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सचिन, सुरेश सर देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था आपकी सारी कार्यवाही जो है सुरेश सर देख रहे हैं। इंपीडेंस मिनिमम करने के लिए देखो इसने पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसके लिए XL इज इक्वल्स टू XC, यही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब XL इज इक्वल्स टू XC हो जाएगा और R की वैल्यू Z हो जाएगी। ऐसे केस में आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 पाई
अंडर रूट एल, एल हमारे पास 1 मिली हेनरी है, यानी 10 की पावर -3 इंटू ये हो गया 0.1 माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हम हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -7, तो यहां पे 10 की पावर -7 और ले लो। आई होप समझ में आ गया होगा आगे का काम। 1/2 पाई, और ये 10 की पावर कितना बनेगा, -10, और 10 की पावर -5, और ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +5 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, ठीक है। पर सेकेंड या हर्ट्ज लिख लीजिए, पर सेकेंड या हर्ट्ज, ये ऑप्शन जा रहा है, ये ऑप्शन किस में आ रहा है, सत्ताईस का ए ऑप्शन बिल्कुल सही सचिन, शाबाश, वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। ऐसे ही मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत बहुत जल्दी ही खुशखबरी लेके आएगी आपके लिए और आपके परिवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इन द सर्किट shown below the AC source has a voltage V is equals to 20 cos omega t volt, और ओमेगा दे रखा है 2000 रेडियन पर सेकेंड, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी नियरेस्ट टू, नियरेस्ट करंट जो है कितना होगा, शाबाश बताइए। यस, 28 का जवाब दीजिए। सर्किट दे रखा है, ये देखो एक एसी सोर्स हमने लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, और ये 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रखा है, ये इंडक्टर लगा रखा है 5 मिली हेनरी का, और हमसे क्या पूछ रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम करंट पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम करंट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो इस सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, वो है जिसको मैं ई नोट से रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, लेकिन ओमेगा हमें दे रखा है 200 रेडियन पर सेकेंड, और इस सर्किट में रेजिस्टेंस टोटल कितना दिखाई दे रहा है आपको, देखो 4 ओम ये है और 6 ओम ये है, कितना हो जाएगा टोटल 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, R इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और है रेजिस्टेंस, यस बिल्कुल है, कौन सा, एक एक्सएल है जो कितना होता है ओमेगा एल, और एक होता है एक्सी, ये है 1/ओमेगा-c, लगाओ कैलकुलेशन, थोड़ी सी लेंथी है जरूर लेकिन आप कर सकते हो। ओमेगा एल की वैल्यू, ओमेगा दे रखा है 2000, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 मिली हेनरी, मिली हेनरी 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को हम क्या कर सकते हैं, इन 3 जीरो से काट दिया, तो एक्सएल की वैल्यू जो आई है वो आ गया 10 ओम, एक्सएल की वैल्यू आ गई 10 ओम, लेकिन एक्सी कितना जाएगा, एक्सी की वैल्यू और निकालिए 1/2000 इंटू सी की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, यस 50 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड 10 की पावर 6 हो जाएगा प्लस का ऊपर जाके, ठीक है। इसको आपने काट दिया 10 की पावर 3 रह गया, या लिखें ये डिवाइड बाय 100 से ये काट दिया, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। अब देखो ओवरऑल इंपीडेंस कितना आता है, इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है आप सबको पता है, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी। अब जरा देखिए एक्सएल कितना है, एक्सएल की वैल्यू आया है 10 ओम, और एक्सी की वैल्यू भी क्या है 10 ओम, तो फिर तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यानी आर के बराबर यानी 10 ओम ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बाय ये कह सकते हैं भाई किसी तरीके से मान लो कि इसमें जेड की वैल्यू आर के बराबर ही आ रही है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि एक्सएल और एक्सी इक्वल आए, ठीक है। तो जेड आपको पता चल गया, ईएमएफ आपके साथ आपको दे रखा है 20, तो आप लगा लीजिए सीधे सीधे कितना आ रहा है, I इज इक्वल्स टू आई नोट पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड पूछा है, ई नोट डिवाइड बाय जेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पीक वैल्यू 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है।
यस, ये आंसर जा रहा है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी फैक्टर LCR सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R and inductance L at resonance frequency omega is given by, ये तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन आ गया, कैसे लगाएंगे इसका? क्वालिटी फैक्टर किसी को पता है? क्यू फैक्टर किसको बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर क्यू, क्वालिटी फैक्टर हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कह सकते हैं। डिग्री ऑफ शार्पनेस है, डिग्री ऑफ ट्यूनिंग बोलते हैं इसी को, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो 1/R √L/C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हमें ओमेगा की टर्म में निकालना है, तो ओमेगा की टर्म में कैसे हो सकता है? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/√LC। देखो ये होता है, इसमें से बनाओ इसको, L से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड, ऊपर वाला L √ है स्क्वायर का, तो L बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय R, और ये √LC हो गया, और 1/√LC को क्या लिख रहे हैं? ओमेगा L डिवाइड बाय R। तो क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा? ओमेगा L डिवाइड बाय R। 28 का ए, बिल्कुल सही, शाबाश भाई सचिन, वाह भाई वाह, मजा आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, if an alternating voltage is represented by 141 sin 628t, then RMS value of voltage and frequencies are, देखो वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज EV निकालना है हमें, कितना होगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो भाई ये दोनों ही आंसर आपके इस इक्वेशन के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, और आप सबको पता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को दोबारा से पढ़ लो, प्लीज प्लीज मुझे दोबारा से पढ़ लो, मेरा आंसर मेरे अंदर ही है। तो यहां पे भी कुछ वैसे ही कहानी है। यहां पे इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट आपके सामने है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 141। तो ईवी क्या होता है हमें पता है, ई नॉट डिवाइड बाई √2 होता है। तो ईवी की वैल्यू यानी वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आ जाएगा? ई नॉट यानी 141 डिवाइड बाई √2, ये आंसर आ रहा है। या इसको आप क्या करोगे, इसमें एक बार आंसर पे हम बाद में जाएंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यही जा रहा है, ईवी ई नॉट डिवाइड बाई √2। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखो ये ओमेगा है हमारा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 628, और ओमेगा से हमें फ्रीक्वेंसी बनाना है, ये किसके बराबर भी होता है? 2 पाई न्यू के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 628 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, हाँ जी, इसको काट दीजिए अब, तो ये आ रहा है। और इसको फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? 314, और इसको पाई की वैल्यू 3.14 होता है। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगी 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी तो 100 हर्ट्ज जा रही है, 100 हर्ट्ज आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है और यहां पे भी, ये ऑप्शन तो चले गए। अब बात आती है वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वर्चुअल वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये 2 से कितने पे कटेगा? इसको काट के देख लो। ऑप्शन आई थिंक गलत दे रखा है कुछ हद तक, इसको काट सकते हो आप चाहो तो, या फिर ऐसे लिखिए, इस सारे को काट के डायरेक्ट ही अप्रोक्सीमेशन में निकालना पड़ेगा। ई नोट है 141 डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये कितना जाएगा? तो ये वैल्यू होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन करके देख लो। तो ये आई थिंक ये सी ऑप्शन जाएगा। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड सचिन। अरे हो गया क्या? हाँ ठीक है। तो भाई कैसे लगे क्वेश्चन?
और सेशन कैसा लगा? आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो क्वेश्चन मैंने लिए थे वो काफी हद तक समझ में आए होंगे और फंडे भी आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको मेमोराइज हो गए होंगे सारे फॉर्मूले। तो नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे, शायद मेरी कोशिश है कि ड्यूअल नेचर के ऊपर हम क्वेश्चंस लेके आए। ड्यूअल नेचर का एक कंसेप्ट बूस्टिंग क्वेश्चन लेक्चर होगा, उसके बाद में एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इवनिंग में इंग्लिश, फिजिक्स और फिर मैथ है, जोर लगा दो, कुछ दिन की बात है, ठीक है। जल्दी एग्जाम होगा और खुशखबरी भी मिलेगी। तो आज इतना ही। सभी को, जितने भी यहां पे लाइव हैं और जो बाद में देखेंगे, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।